हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर चल रहा है स्टार्ट से अभी तक। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 7 आज देखेंगे अपन। और चैप्टर नंबर 6.1 चल रहा है। लगभग 50% क्वेश्चन अपने इस चैप्टर के हो गए थे। और मुझे आशा है कि आपने वो जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं वो आपने एज अ होमवर्क उसे घर पर कर लिए होंगे। नहीं भी किए हो तो अब आपसे होप है कि आप उन क्वेश्चंस को घर पे सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि अपन कहाँ तक अपने हो गए थे क्वेश्चंस 13 तक, जहाँ तक मुझे याद है 13 तक अपन ने क्वेश्चंस कर लिए थे ना। 11th मैंने बताया था, 12th 11th के एक क्वेश्चन मैंने बताया था, 12th आप पे छोड़ा था, 13 मैंने बताया था, 13 भी आप पे डिपेंड किया था, है ना। तो उसके आगे अपन आज नेक्स्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 14, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चंस? 4 sin 30 प्लस 4 sin 30 डॉट साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 tan 45 डिग्री इक्वल टू 2 sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, देखो सॉल्यूशन क्या होगा इसका। क्वेश्चन क्या है? 4 sin 30 डॉट साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 डॉट tan 45 इक्वल टू 2 sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि दोनों साइड प्रूव कर दी अपने को, है ना। तो दोनों साइड कैसे LHS इक्वल टू RHS अपन को लाना है ना। दोनों इसमें क्या है कि प्रूव दैट में क्या है, अपोजिट में कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट नहीं दे रखा है ना, फिक्स वैल्यू नहीं दे रखी है, इसलिए अपने को दोनों साइड प्रूव करनी होगी, है ना। तो देखो फर्स्ट साइड क्या है, देखो क्या है 4 sin 30, 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 30 √3/2 का स्क्वायर प्लस 3 cos 60 3 1/2 इंटू tan 45 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा 4 इंटू 1/2 इंटू √3/4, है ना। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 1 3/2, राइट। नेक्स्ट देखो यहाँ क्या होगा 4 से 4 डायरेक्टली कट हो जाएगा, बचा क्या इस स्टेप में 3/2 प्लस 3/2। देन नेक्स्ट क्या होगा, एलसीएम क्या आएगा 2। ठीक है, 2 से 2 डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई 3 में 3 प्लस 2 से 2 डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई 3 अब इक्वल टू 6/2 3, राइट। अपने पास RHS क्या आया 3, है ना। अपने को नेक्स्ट साइड भी प्रूव करनी है ना। देखो नेक्स्ट साइड क्या होगा, नेक्स्ट साइड क्या थी 2 sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90, राइट। क्या होगा 2 इंटू सेक स्क्वायर 45, सेक 45 की वैल्यू क्या होती है √2 स्क्वायर माइनस कोस 90 इज 1, देन 2 इंटू √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, देन 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3, राइट। अपने पास
RHS भी 3 एंड देन LHS भी 3, तो दोनों क्या है आपस में इक्वल है ना, तो देन क्या होगा RHS इज इक्वल LHS, राइट। देखो फिर से एक बार देख लो क्वेश्चन क्या है। 4 sin 30 डॉट साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 डॉट 10 45 इक्वल टू 2 sec स्क्वायर 45 माइनस कोसिक स्क्वायर 90, ठीक है। तो देखो क्या सोल्व किया अपन ने, 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है, राइट। प्लस 3 इंटू cos 60 1/2 इंटू 1045 1 है ना। देन क्या होगा 4 इंटू 1/2 इंटू 3/4 है ना, √3 का स्क्वायर 3 2 का 4, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने 3/4 हो गया, यहाँ 4 से 4 डायरेक्टली कट हो जाएगा, प्लस 3/2 इक्वल टू 3/2 प्लस 3/2, राइट। 3/2 3/2 इज 3/2, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, एलसीएम लिया 2 आया है ना, 2 आएगा नीचे डिवाइड, दोनों डिजिट सेम है ना, तो एलसीएम वही डिजिट रहेगी बराबर, ठीक है। तो 2 से 2 डिवाइड किया 1 का मल्टीप्लाई 3 में 3 प्लस 2 से 2 डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई 3 में 3 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3, राइट। नेक्स्ट क्या था 2 sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90, ठीक है। 2 इंटू √2 का स्क्वायर -1 है ना, sec 45 √2 sec 90 1 √2 का स्क्वायर 2 -1 2 इंटू 2 -1 4 -1 इक्वल टू 3, तो देन RHS LHS इक्वल है ना, तो देश क्या हो गया हैंस प्रूव, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। देखो सारे क्वेश्चन सेम है ना, एक भी क्वेश्चन बताने की नीड नहीं है, समझ में आ रही बात। अगर एक क्वेश्चन भी अगर बता दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो है ना, तो भी सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपना 14 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 साइन 30, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इक्वल टू tan 60 डिग्री प्लस tan 45 अपॉन tan 60 डिग्री प्लस tan 45, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इक्वल टू tan 60 प्लस tan 45 अपॉन tan 60 माइनस tan 45, राइट। देखो दोनों साइड इसमें भी प्रूफ करना है ना, ये साइड इक्वल टू ये साइड आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे होगी, साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2 प्लस 1/2, ठीक है। वही साइन 60 √3/2 माइनस 1/2, ठीक है। देखो बहुत इजी है, इससे इजी क्वेश्चन इस चैप्टर में हो ही नहीं सकता, ठीक है। देखो क्या है, सीधा सा साइन 60 √3/2 प्लस साइन 30 1/2 अपॉन √3/2 साइन 60 माइनस, ठीक है। क्या होगा, एलसीएम लेना है, एलसीएम कितना आया 2, ठीक है। 2 से 2 डिवाइड 1 1 का मल्टीप्लाई √3 प्लस 2 से 2 डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 अपॉन, यहाँ पर भी एलसीएम क्या आएगा 2, ठीक है। 2 से 2 डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई √3 माइनस 1, वही
ठीक है, वही चीज़ चल रही है। देखो अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, देखो लास्ट क्या था, √3 + 1 अपॉन 2 अपॉन √3 - 1 अपॉन √2। ठीक है, देखो जो जिसे नेक्स्ट √3 + 1 अपॉन 2 इंटू, जब भी कोई अपॉन की संख्या डिजिट जब डिवाइडेशन में ट्रांसफ़र होती है ना, इंटू में ट्रांसफ़र होती है ना, डिवाइड में जो भी डिजिट होती है जब इंटू में ट्रांसफ़र होती है तो अपॉन की जो डिजिट होती है वो उल्टी फुल्टी हो जाती है, बराबर है ना। तो उल्टी फुल्टी कैसे देखो, √3 + 1 अपॉन 2 इंटू √3 - 1 अपॉन 2 है, तो ये चेंज हो जाएगा, होके क्या हो जाएगा 2 अपॉन √3 - 1। समझ में आ गई बात। देखो क्या है ना, ये जो डिजिट होती है जब चेंज होती है तो ऊपर वाली नीचे आ जाती है और नीचे वाली ऊपर चली जाती है। समझ में आ रही बात। ठीक है, देखो फिर क्या होगा, 2 से 2 कट, क्या बचा √3 + 1 अपॉन √3 - 1। इसका फाइनल आंसर। ठीक है, देखो आंसर ये तो अपने पास एक साइड आ गई। ठीक है, नेक्स्ट साइड अपने पास क्या थी, tan 60 डिग्री प्लस tan 45 अपॉन tan 60 डिग्री माइनस tan 45। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना है कि जो ये √3 + 1 अपॉन √3 - 1 है, ये है ना पूरा जो है इसके डायरेक्टली इक्वल आ गया। कैसे इक्वल आ गया, देखो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 एंड tan 45 इज 1। ठीक है, देखो tan 60 √3 एंड tan 45 1। तो देखो ये जो दोनों डिजिट है इस इक्वेशन में सेम टू सेम इस वे में जमे हुए हैं। कैसे जमे हुए हैं, देखो क्या है कि √3 + 1 अपॉन √3 - 1 इक्वल टू tan 60 डिग्री माइनस tan 45 अपॉन tan 60 डिग्री माइनस tan 45, है ना। तो देखो √3 + 1, √3 का मान tan 60 का मान √3 प्लस tan 45 का मान 1 अपॉन tan 60 का मान √3 माइनस का माइनस tan 45 का मान 1। तो देखो दोनों साइड इज क्या हो गई, LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आ गई बात। देखो दोनों इक्वेशन सेम है, देखो सारा बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं था इक्वेशन में। ठीक है, सीधा सा सोल्व किया, sin 60 की वैल्यू रखी √3 अपॉन t, 2 sin 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2, यहाँ पर भी वही किया, एलसीएम लिया, इक्वेशन चेंज करी है ना, तो इंटू वाली जो डिवाइडेशन में चलेगी उल्टा फुल्टी हो गया ना, संख्या डिजिट चेंज होगी, है ना। 2 से 2 कट हो गया, फिर ये √3 + 1 अपॉन 3 - 1 ये। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एज इट इज़ जो अपना राइट साइड दे रखा था उसके इक्वल हो रही थी। ठीक है, तो लास्ट एंड टाइम क्या हुआ कि tan 60 + tan 45 अपॉन tan 60 माइनस tan 45 का ये इक्वेशन क्या हो गई, इक्वल आ गई, है ना। तो दिस इज क्या है, हैंस प्रूव। समझ में आ गई बात। देखो ऐसे क्वेश्चन है, अब आगे के जो भी क्वेश्चन है यहाँ से लेके 16 तो मैंने करा दिया, 17, 18, 19 और 20 ये चारों क्वेश्चंस तुमको देखना है। ठीक है, अगर नहीं होते हैं सैटरडे को टेस्ट लूँगा इसका। ठीक है, जो टेस्ट में जो भी क्वेरीज होगी यहाँ से दी जाएगी, तुमको उसका रिप्लाई में आंसर देना। समझ में आ गई। देखो इसमें भी यदि कोई क्वेश्चन अगर टफ है तो मैं देख लूँगा, एक बार तुमको करूँगा। ठीक है, थैंक यू। आगे की जो भी डिस्कस होगी नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आज
सेकंड पोएम पढ़ रहे हैं। जैसा हमने पहले पढ़ा था, पहली पोएम हमने बहुत अच्छी पढ़ी थी, रिस्क, जो एक मोटिवेशनल पोएम थी। होप सो कि उसको भी वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन और रिवाइज आपने कर लिया होगा। आज हम दूसरी पोएम पढ़ रहे हैं, माई गुड राइट हैंड। ये भी एक मोटिवेशनल पोएम है, मोटिवेट करती है आज की कंडीशंस को, आज की सिचुएशन को, कि कैसे हम किसी के भरोसे पर काम नहीं कर सकते हैं। जो भी हार्ड वर्क है वो हमारा अपना है। जैसा पोएम के नेम से ही शो हो रहा है, माई गुड राइट हैंड। गुड राइट हैंड से यहाँ ये मतलब नहीं है कि हमारा दाहिना बहुत अच्छा वाला हाथ, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ पर्सन्स जो हैं वो अपने राइट हैंड से ही सारा काम करते हैं। तो यहाँ पर काम करने के, हार्ड वर्क करने के तरीके को बताया है कि क्यों हम अपना हार्ड वर्क करने से किस तरह से हमारे गोल्स को अचीव करते हैं। कई बार ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जब हम बहुत बुरे फेज में फंस जाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, मेंटली हो, फिजिकल हो। कुछ ऐसी बुरी कंडीशंस हमारे सामने आ जाती हैं। ऐसे में हम अपने फ्रेंड्स पे, अपने रिलेटिव्स पे फुल ऑन डिपेंड हो जाते हैं, या फिर उन पे डिपेंड करने की खुद को कोशिश करते हैं। वहाँ पर हमें उन लोगों का राइट फेस नज़र आता है। कुछ लोग हमारे हेल्प के लिए आगे आते हैं और कुछ लोग क्योंकि उनको हमें हेल्प करनी पड़ेगी इसलिए धीरे धीरे पीछे खिसकते जाते हैं। ऐसे में, ऐसी कंडीशंस में हमारा अपना हार्डवर्क ही होता है जो आगे जाके हमें काम आता है। ये पोएम चार्ल्स मैके ने लिखी है और उन्होंने अपनी एक पर्सनल थॉट को इस पोएम में उतारा है कि एक इंसिडेंट होता है चार्ल्स मैके के साथ में, जब उनको एक बुरे फेज का सामना करना पड़ता है। वो फाइनेंशियली बिल्कुल ही पुअर हो जाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं। तब उनको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की याद आती है, उनसे एक हेल्प लेना चाहते हैं, क्योंकि चार्ल्स मैके एक सक्सेसफुल राइटर, पोएट थे, तो उनके पास फाइनेंशियली वो काफ़ी स्टेबल थे। जब उनको इस बुरे टाइम को फेस करना पड़ा तो वो लोग जो उनके अच्छे टाइम में उनके साथ उनको प्रेज कर रहे थे, उनके साथ चल रहे थे, सडन जब उनका अपना पूरा टाइम स्टार्ट हुआ और उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ी, उनको एक मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी, तब वो धीरे धीरे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जो थे वो उनको सजेशंस देकर निकल जाते थे। उनकी किसी भी तरह की उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प नहीं की। तब उनको ये रियलाइज़ होता है कि किस तरह से अपना जो हार्ड वर्क है वही आगे जाके काम आता है। तो ये इसी पूरी इंसिडेंट को चार्ल्स मैके ने एक वर्ड में उतारा है, एक वर्ड लाइन में उतार कर एक पोएट्री का रूप दिया है। अब हम इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। I fell into grief and began to complain। यहाँ ग्रीफ का मतलब होता है गरीबी। चार्ल्स मैके कह रहे हैं कि मेरे सामने एक ऐसा टाइम आया जब मैं गरीबी का सामना करने लग गया और बिगन टू कंप्लेन, मैं उन सब चीज़ों की कंप्लेन करने लग गया। आई लुक फॉर अ फ्रेंड एंड सॉट हिम इन वेन। मैंने अपने फ्रेंड्स के सामने देखना शुरू किया। देखना इन सेंस यहाँ पर फ्रेंड्स के सामने देखने से मतलब है फ्रेंड्स से मदद मांगने के लिए, उनके लिए एक हेल्प लेने के लिए मैं उनके पास जाने लग गया, लेकिन सब कुछ ही वेन था, बेकार था। किसी तरह की हेल्प मुझे उनसे नहीं मिल रही थी। कंपेनियंस वर शाई एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड। कंपेनियंस जो मेरे कलीग्स थे, मेरे साथ थे, मेरे आसपास काम कर रहे थे, वो मुझसे नज़रें बचाने लग गए, मुझसे छुपने लग गए। एक्वेंटेंस, यहाँ पर एक्वेंटेंस होते हैं रिश्तेदार, रिलेटिव्स, वो भी ठंडे दिखने लग गए। ठंडे इन सेंस कोल्ड, बर्फ़ जैसे ठंडे नहीं, सुस्त दिखने लगे। उनको मेरी प्रॉब्लम्स में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं था। दे गेव मी गुड कंसेल एंड ड्रेडेड देयर गोल्ड। उन्होंने सिर्फ मेरी एक ही हेल्प की, मुझे तरह तरह के सजेशंस देने लग गए कि अच्छा तुम ये काम कर लो, अच्छा तुम ये काम कर लो, वहाँ चले जाओ, वहाँ से कोई मदद तुमको हेल्प मिल जाएगी, लेकिन किसी तरह का गोल्ड नहीं दे रहे थे। यानी कि जो मुझे उस टाइम फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत थी वो मुझे नहीं दे रहे थे। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड। मैंने भी उनको जब बहुत उनकी तरफ से मुझे डीमोटिवेशन मिलने लगा
तो राइटर कह रहे हैं कि मैंने भी उनको ज़ोर से अपने अंतरात्मा की आवाज़ को ज़ोर से बुलंद करके कहा कि जाओ, मुझे तुम जैसे फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अपना खुद का एक फ्रेंड है। अब वो फ्रेंड क्या है? टू लेट मी एंड एड मी वॉट एवर बिटाइड, जो मुझे आगे बढ़ाएगा, जो मुझे आगे मोटिवेट करेगा, उस स्टेज तक वापस पहुंचाएगा जहां पर मैं था, और जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है वो सब कुछ दिलाएगा। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज़ टू बिल्ड ऑन द सैंड। यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन राइटर ने कही है, टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, इस दुनिया पे ट्रस्ट करना ऐसा है जैसा कि रेत पर महल बनाना। जैसे हम एक रेत पर एक कैस्टल, एक महल तैयार नहीं कर सकते, उसी तरीके से हम वर्ल्ड को ट्रस्ट नहीं कर सकते। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, मैं एक ही चीज़ पे आज के टाइम पे ट्रस्ट करता हूँ, वो है मेरा गुड राइट हैंड। गुड राइट हैंड से यहाँ राइटर का मतलब है कि मेरा वो हाथ जिससे आज तक मैं हार्ड वर्क करता आया, आज तक मैं काम करता आया, और अब मैं आगे उसी को फॉलो करते हुए अपना हार्ड वर्क दोबारा से स्टार्ट करके उस पोजीशन तक वापस पहुंचूंगा जहां पे मैं था। माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। यहाँ पर दो गुड फ्रेंड बताए उन्होंने, एक तो माई गुड राइट हैंड, मेरा राइट हैंड जो मेरे हर हार्ड वर्क में काम करेगा, और एक है सोल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गॉड पर भरोसा, यानी कि जैसे मेरी आत्मा जो सोल है वो लाइट अप होगी, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, और फिर से मेरा राइट हैंड जो है वो कंटिन्यू वर्क के लिए आगे आएगा। इट रेज्ड मी फ्रॉम सॉरो, इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इट फेड मी एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन। ये मुझे उन सभी दुखों से, जिन दुखों में और तकलीफ़ों में मैं आज हूँ, उन दुखों और तकलीफ़ों से वापस बाहर निकालेगा, और अगेन एंड अगेन मुझे मोटिवेट करके उस पोजीशन तक पहुँचाएगा। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन, जितने भी धीरे धीरे राइटर कह रहे हैं, चार्ल्स कह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे मैं अपने हार्ड वर्क करता गया और फिर से उन सब चीज़ों को अचीव करता गया, The friend who had left me came back everyone, वो सारे ही दोस्त जो एक टाइम पे मुझे छोड़ के गए थे, सिर्फ सजेशंस दे के निकल गए थे, वो सारे के सारे धीरे धीरे वापस आने लग गए। एंड डार्केस्ट एडवाइस लुक ब्राइट एज द सन, और मेरे पास आके फिर से अपने तारीफ़ों के फूल बांधने लग गए, और फिर से मुझे इस तरह से मिलने लग गए जैसे कि उनको मेरे हार्ड वर्क से, मेरे फिर से उस पोजीशन से बहुत खुशी हो रही है। एक्चुअल में राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी इंसान इस दुनिया में ट्रस्टेबल नहीं होता सिवाय अपने आप के। आप अपने आप पे ट्रस्ट कर सकते हो, किसी पे नहीं कर सकते हो। तो अब वो जो फ्रेंड्स वापस लौट आए हैं वो ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि एक ब्राइट सनलाइट कितनी खिली खिली सी दिखती है, वैसे ही वो सारे फिर से दिख रहे हैं। आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड, आई थैंक दे, आई ट्रस्ट दे माई गुड राइट हैंड। अब मुझे उनमें से किसी की भी ज़रूरत नहीं है, और मुझे उनमें से किसी पर भी ट्रस्ट नहीं है, मुझे एक ही ट्रस्ट है, वो है मेरा गुड राइट हैंड। तो यहाँ पर हमने काफ़ी मोटिवेशनल पोएम पढ़ी, और वो मोटिवेशन बहुत, जैसे रिस्क में भी एक बहुत अच्छा मोटिवेशन हमको मिला, यहाँ पर भी एक बहुत, कि हमें जो भी अचीव करना है हम किसी के भरोसे पर नहीं कर सकते हैं, जो भी अचीव करना है अपने खुद के हार्ड वर्क से, अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग करके, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके ही कर सकते हैं। तो इस पोएम को लाइन टू लाइन पढ़ें, रिवाइज करें, और इसका एक्सप्लेनेशन भी अपनी नोटबुक में करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी बच्चों को। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। कल जो हमारी क्लास हुई थी उस क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था कि कार्बन का जो नामकरण कर रहे थे अपन, नोमेनक्लेचर कर रहे थे कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स का। तो हमने 3 श्रेणियाँ पढ़ ली थी, 3 ग्रुप पढ़ रहे थे अपन कि कैसे उस बंध के आधार पर नामकरण किया जाता है। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन 3 के बारे में मैंने आपको बताया था कि एल्केन श्रेणी का कैसे नामकरण किया जाता है, एल्काइन का कैसे किया जाएगा और एल्कीन का कैसे किया जाएगा। एल्केन में सिंगल बंध का यूज़ किया जाएगा,
एल्किन में डबल बंद का यूज़ किया जाएगा और एल्काइन में ट्रिपल बंद का यूज़ किया जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे नाम रखा जाता है अपन अभी देखते हैं। तो कुछ फॉर्मूलों के द्वारा और कुछ नाम के द्वारा अपन संरचना सूत्र भी बनाएंगे, चेन स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, एलिफेटिक भी बनाएंगे, एरोमेटिक भी बनाएंगे। तो कई सारे अपन सूत्र बनाएंगे, है ना, साइक्लो स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। तो कैसे कैसे होता है देखते हैं अपन। एक मैंने नाम दिया था आपको कल कि C4H10। सीधा एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए कि इसका आप संरचना सूत्र बनाइए और इसका नामकरण कीजिए। तो कैसे इसका नामकरण करते हैं? अगर आपको कार्बन की गिनती याद है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ये बार बार बात मैं बता रहा हूँ कि आपको कार्बन की गिनती किसी भी तरीके से याद कर लेनी है। अगर ये गिनती ही याद नहीं है, ये काउंटिंग ही आपको याद नहीं है, तो आपका पेन स्टार्ट होने से पहले ही रुक जाएगा। तो काउंटिंग ज़रूर याद करनी है। अब काउंटिंग में ये ध्यान रखना हम C4 पे कहाँ पे थे। स्टार्ट करते हैं, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट। चौथे नंबर पे आके कहाँ आते हैं अपन? ब्यूट पे। ये ब्यूट हो गया अपना, क्या लिख दिया? ब्यूट। अब पीछे के जो हाइड्रोजन 10 लगे हुए हैं, इसका हमें पीछे का नाम लगाना है। अब इस ब्यूट के पीछे क्या लगाऊं मैं? एन लगाऊं, इन लगाऊं या आइन लगाऊं? ये हम डिसाइड करेंगे उन 3 फॉर्मूलों के द्वारा कि वो 3 फॉर्मूले क्या कहते हैं। उन 3 फॉर्मूलों में इस संख्या को, वहाँ फॉर्मूले में मैंने बताया था आपको कि जो एन वाला नंबर है या एन वाला जो डिजिट है, एन वाला जो लेटर है, वहाँ पे अपन किस संख्या को रखते हैं। तो उस जगह पे कैसे इसको जमाएंगे? अपन पहले सूत्र लिखते हैं एल्केन श्रेणी वाला। एल्केन वाले में क्या सूत्र था? CnH2n +2। ये अपना एल्केन श्रेणी का सूत्र था। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ अपने को कार्बन की संख्या रखनी है। तो कैसे रखें? n यहाँ पे देखो, तो कार्बन की संख्या कितनी है? 4। यहाँ पे अपन ने लगा दिया 4। फिर वही H, वही 2। अब इस 2 और n के बीच में आपने मैथमेटिक्स पढ़ते हो, गणित पढ़ते हो, उसमें अंदर देखते हो कि जब कोई 2 अल्फ़ाबेटिक वर्ड या एक अल्फ़ाबेटिक और एक मैथमेटिकल लेटर जब साथ में होते हैं, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं दिखाया जाता है, कोई इंडिकेशन साइन नहीं दिया जाता है, तो इट मीन्स उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो यहाँ 2 और n के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। n की जगह क्या लिख देंगे? 4 + 2 है ये 2 लिख देंगे। कितना हो गया? काउंट करते हैं। C4 का तो 4 ही रहेगा। पहले क्या करेंगे? 4 और 2 6, 6 दूनी 12, ऐसा नहीं। पहले क्या होता है? ऑड मास वाला रूल लागू करेंगे कि कैसे पहले डिवीजन सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होता है, फिर प्लस माइनस सॉल्व किया जाता है। तो 2 चौक 8 या 4 दूनी 8, 4 2 जा 8 + 2 10 हो गया। H कितना हो गया? 10। सूत्र क्या है हमारा? C4H10। इस फॉर्मूले से निकाला तो क्या बन गया? C4H10। तो ये सूत्र और ये सूत्र हमारा इक्वल है। तो C4 से हमने कार्बन की संख्या से नाम ले लिया और फॉर्मूला किसका लगाया था? एल्केन का। एल्केन श्रेणी का अनुलग्न क्या था? पीछे का नाम N। क्या था? N। ये पीछे का नाम था। इस N को देखते हुए हमें क्या करना है? इस अनुलग्न को इसके पीछे जोड़ देना है। तो क्या जोड़ दिया हमने? इसके पीछे N। तो यहाँ से ब्यूट, यहाँ से N। हिंदी पढ़ते हैं आप, हिंदी में क्या करते हैं? संधि का संधि विच्छेद और संधि विच्छेद का संधि। तो ऐसा नहीं लिखना है ब्यूट अलग और N अलग, तो इन दोनों को जोड़ के एक नाम बना देना है। तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। क्या बन गया अपना नाम? ब्यूटेन। तो C4H10 ब्यूटेन का फॉर्मूला है। पता चल गया आपको कि C4H10 किसका फॉर्मूला है? ब्यूटेन का। अब इस फॉर्मूले से अपन ने नाम ले लिया, लेकिन हम एक ही सूत्र के, एक ही फॉर्मूले के बहुत सारे संरचना सूत्र
बना सकते हैं। इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका बंध स्ट्रक्चर कैसा होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो बंध स्ट्रक्चर बनाते हुए सबसे पहले ध्यान देना कार्बन पे। तो कार्बन कितने इसमें 4, 1 2 3 और ये 4। अब अपने को ध्यान रखना चाहिए कि जब एन वाला अपन ने अनुलग्न जोड़ा था या एल्केन वाला जब सिस्टम बताया था मैंने, तो इसके अंदर हमेशा सिंगल बंध ही जुड़ता है। तो सब कार्बन को हमने सिंगल बंध से जोड़ दिया। अब इसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ कार्बन कार्बन तो सिंगल बंध से जुड़ गए। अब हर कार्बन को अपन को 4 लाइनों से जोड़ना, कैसे जोड़ें। अब इसके साथ क्या है 10 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को क्या करेंगे, इन कार्बन के साथ सिंगल बंध से, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेगा। इस बात का विशेष हमें ध्यान रखना है। तो देखें यहाँ कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 2 5 2 7 और 3 10। ये 10 हाइड्रोजन हो गए और कार्बन कितने हो गए 4। दिख रहे हैं आपको। तो सब की तरफ देखो। अब कार्बन के बंध गिनते हैं अपन, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये 4 बंध कार्बन के साथ हो गए और हाइड्रोजन सिंगल बंध से जुड़ गया। तो इस प्रकार हमने एक इसका अशाखित नॉन ब्रांच्ड, इसको बोलते हैं नॉन ब्रांच स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है, नॉन ब्रांच्ड अशाखित सूत्र। अब इसको एक श्रृंखला में बनाना है हमें, एक ही श्रृंखला में नाम हो जाए। तो इसको कैसे बताएं अपन, तो इस सूत्र को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, देखो 1 2 और 3। तो कार्बन पहले के साथ में 3 हाइड्रोजन, फिर कार्बन और कार्बन के बीच में बंध है तो ये बंध, फिर सेकंड वाले कार्बन के साथ कितने लगे हुए हैं 2, तो ये CH2, फिर तीसरे के साथ 2 तो ये CH2, और लास्ट वाले के साथ 3 तो ये CH3। इस प्रकार से भी इस सूत्र को कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं। तो एक ही सूत्र देखो, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है और ये भी ब्यूटेन है। तो एक ही फॉर्मूले के अपन ने कई सारे सूत्र भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अब इन सूत्रों के साथ हमें कुछ और नाम भी जुड़ेंगे जब इसका अपन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि इसके साथ में कौन से प्रतिस्थापी लगते हैं। अपन कुछ सब्स्टिट्यूट्स भी लगाएंगे, कुछ फंक्शनल ग्रुप भी जोड़ेंगे इनके साथ। तो वो जब जुड़ेंगे तो इसके नाम में परिवर्तन हो जाए, कहीं ना कहीं वो इनके साथ जुड़ेंगे, अटैच हो जाएंगे, और जो जुड़ेंगे कहाँ, कोई ना कोई हाइड्रोजन हटाएंगे और उनको जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से वो प्रतिस्थापी लगेंगे। प्रतिस्थापियों में क्या क्या लगेंगे, कुछ ग्रुप्स होंगे, कुछ सब्स्टिट्यूट्स होंगे, जैसे मैथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, फ्लोरो, ऐसे कुछ प्रतिस्थापी अपन इनके साथ जोड़ेंगे। उनका भी कुछ अपना सिस्टम है, लेकिन उससे पहले आप इन सब का नोमेनक्लेचर सही ढंग से पढ़ लेंगे। तो एल्केन का हो गया, जैसे एक नाम अपन ने उदाहरण लेके यहाँ समझ लिया, उसी तरह एल्किन का, एल्काइन का। अगर इसी ब्यूटेन को यहीं समझ लेते, देखो इसी ब्यूटेन को C4 है, इसी ब्यूटेन को मुझे ब्यूटीन में बदलना है, यानी कि इन में बदलना है। तो अपन ने जब फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जब फॉर्मूले लिखे थे तो उस समय अपने को ध्यान था इसी ब्यूटेन को, देखना मैं कैसे चेंज करता हूँ, इसी ब्यूटेन को अपने को ब्यूटीन में बदलना है। तो फॉर्मूले पे हमें गौर करना पड़ेगा। हमने फॉर्मूले क्या लिखे थे, +2 CN H2N CN H2N -2। तो इसी को अपने को N को इन में चेंज करना है। कैसे चेंज करें, देखो ये इन, ये N। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि यहाँ देखो, मैं आप डायरेक्ट मेथड से सिखा देता हूँ आपको कि यहाँ क्या है, +2 है, यहाँ कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये संख्या किसकी बन रही है, हाइड्रोजन की, क्योंकि कार्बन का नंबर तो वैसा का वैसा लगे रहेगा। तो कार्बन यहाँ 4 है और इनमें हमें जाना है, इसका मतलब यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, 4 2 कितने हुए 8। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 8। अगर बात आपको समझ में आई हो ठीक है, नहीं तो अपन पूरा इसको विस्तार से भी पढ़ेंगे। लेकिन एक शॉर्ट मेथड से, एक सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी n को इन में बदलना है
एन को इन में या आइन को इन में बदलना है या सीधा इनके ही फॉर्मूले लिखने हैं, तो आपको सीधा सा तरीका बता दूं मैं कि जितना भी कार्बन का नंबर है उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान लो आपका एक फॉर्मूला C3, तो 3 का डबल कितना होता है 6, कितना होता है 6। तो अगर हम यहाँ हाइड्रोजन 6 कर देते हैं तो ये इन वाला फॉर्मूला हो गया। अब 3 पे कौन आता है, वहाँ से नाम ले लो, पीछे इन लगा लो, तो सीधा यहाँ नाम बन जाएगा। तो इन वाले फॉर्मूले में हमें कुछ ज़्यादा विशेष जाने की ज़रूरत नहीं है। इन वाले में इतना ही ध्यान रखना है कि इन वाला फॉर्मूला जब भी बनाना है या फॉर्मूले से इन पे जाना है या कैसे नाम रखें, तो हमें इन वाले को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। क्या देखना है कि यहाँ कार्बन का जो भी नंबर है उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन है, तो सीधा ही इन पीछे छोड़ दो आगे नाम, जैसे ये लिखा हुआ। तो इसी को आप देख सकते हो कि C5 का मैंने कितना कर दिया 10। तो अपन अभी इनके फॉर्मूले देख रहे हैं, तो इनके फॉर्मूले में हमें यही ध्यान रखना है कि कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन बना देना है। तो हाइड्रोजन अगर डबल है तो सीधा इन लगा देना पीछे, आगे का नाम आपको जो आगे के नामकरण में बताया था आपको कि कार्बन की संख्या से, जैसे पेंट आ रहा है तो इस पेंट को यहाँ पेंट लिख दें और पीछे क्या लगा दें इन, तो क्या बन जाएगा पेंटीन। तो ये पेंटीन नाम बन गया। फिर इसका अपन संरचना सूत्र बना देंगे। तो इस तरह हमें इन वाले पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, लेकिन इसका संरचना सूत्र बनाते समय हमें कुछ विशेष बातों पे ध्यान देना है। विशेष बातें कैसे कि जैसे मैंने अभी नाम लिखा था यहाँ पेंटीन, उस पेंटीन का संरचना सूत्र बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, पेंटीन में हमें विशेष ध्यान भी रखना है कि इसके डबल बॉन्ड या द्विबंध का इस्तेमाल किया जाता है। अब द्विबंध का जब इस्तेमाल करते हैं तो कैसे लगाते हैं, देखो सबसे पहला काम कार्बन को लिख लो, ये लिख दिया मैंने। कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन लिख लिए। अब 5 कार्बन है, इसके साथ हमें 10 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, तो जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर ऐसे मैं जोड़ता हूँ तो हाइड्रोजन भी पूरे हो गए, कार्बन भी पूरे हो गए, लेकिन इस कार्बन की जो विशेषता थी वो यहाँ पूरी नहीं हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक जगह पे द्विबंध का, क्योंकि एल्केन श्रेणी जब कहते हैं या एल्किन श्रेणी जब पढ़ते हैं तो एल्किन श्रेणी के अंदर किसी एक जगह पे आपको इस द्विबंध का इस्तेमाल भी करना होता है। तो अब मान लो मैं इस द्विबंध का इस्तेमाल यहाँ पे करता हूँ, मैंने क्या किया यहाँ पे एक द्विबंध लगा दिया, तो इन वाली श्रेणी कंप्लीट हो गई। लेकिन यहाँ जैसे ही मैंने द्विबंध लगाया तो इस कार्बन के बंधों को गिनो, कितना हो गया 1 2 और 3, तो एक कम पड़ रहा है। और इस कार्बन को गिनो 1 2 3 4 5, मतलब ये भी रॉन्ग हो गया और ये भी रॉन्ग हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो चेन स्ट्रक्चर बन रहा है या नॉन ब्रांच स्ट्रक्चर जो बन रहा है, इस स्ट्रक्चर में ये बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही है ना, तो ये नॉन कंप्लीट बॉन्ड हो गया। तो इसको अपन क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है अपना, ये वाला जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को अपन यहाँ से हटा देते हैं और कहाँ लगा देते हैं, यहाँ पे। तो यहाँ लगाने से देखो आप गिनो 1 2 3 4, ये कार्बन भी कंप्लीट। इस कार्बन गिनो 1 2 3 4, तो ये कार्बन इस तरीके से ये कार्बन भी कंप्लीट और ये कार्बन भी कंप्लीट। तो दोनों कार्बन कंप्लीट होने से इसकी बॉन्डिंग भी कंप्लीट हो गई और इन कार्बन की ऑलरेडी कंप्लीट है। अब ये ध्यान रखना हमें, सबसे मुख्य बात, इसकी काउंटिंग के नाम तो इसका अपन ने लिख दिया क्या, पेंटीन। अब इसमें संख्यात्मक रूप से भी पेंटीन को लिख सकते हैं। जैसे कैसे कि जो बंध जहां इस्तेमाल किया गया है वो बंध किस कार्बन के एंड की ओर नज़दीक पड़ रहा है। जैसे मैं बंध यहाँ लगा था तो यहाँ से गिनता 1 और 2 कार्बन के बीच आता, यहाँ से गिनता 1 2 3 कार्बन के बाद आता। तो वो बंध जो हमने इस्तेमाल किया है उस स्ट्रक्चर के अंदर का, वो नज़दीक किधर से पड़ रहा है कार्बन के, उस तरफ से हम काउंटिंग चालू करेंगे। तो इस कार्बन के बिल्कुल नज़दीक पड़ रहा है,
तो इसको 1 नंबर, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। तो ये नाम दे दिया अपन ने 1, 2, 3, 4 और 5। तो अब 1 के बाद डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम क्या लिख देंगे, 1 पेंटेन। क्या हो गया, 1 पेंटेन। अब अगर यही बंद मैं इसको यहाँ से हटा लूँ और यही बंद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ। देखो कैसे लगाते हैं, इस बंद को मैंने क्या किया, यहाँ से हटा दिया और इस बंद को मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे, और यहाँ वापस सिंगल लाइन कर दी। तो स्ट्रक्चर थोड़ा बिगड़ गया। स्ट्रक्चर को हमें पुनः सुधारना है। कैसे सुधारेंगे, देखो अब कि मैंने बंद यहाँ इस्तेमाल कर दिया। अब यहाँ इस्तेमाल करने से इस कार्बन और इस कार्बन की व्यवस्था बिगड़ गई। अब ये 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। तो इस कार्बन में भी 5 बॉन्ड हो गए, इस कार्बन में भी 5 बॉन्ड हो गए। इधर सिर्फ 3 ही बचे, इधर सिर्फ 3 ही बचे। तो इधर को तो मैं कर देता हूँ पूरे 4 हाइड्रोजन लगा के। अब कहीं पे जहाँ 5 हो रहे हैं वहाँ अपन हाइड्रोजन को हटा के उसकी चतुष्फल की ज्यामिति को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, इन हाइड्रोजन को हटा देंगे। तो क्या हो गया, देखो 2, 3, 4, 2, 3, 4। तो यहाँ भी 4 कार्बन की बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई, यहाँ भी कार्बन की बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई। अब ये बंद कहाँ है, देखो इधर से गिनता हूँ मैं 1, 2, 3 के बाद आता है, इधर से गिनता हूँ मैं 1, 2 के बाद आता है। तो नंबर क्या डालेंगे अब, 1, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये कार्बन इधर बॉन्डिंग नज़दीक में ले रहा है, इसलिए 1, 2 के बाद बॉन्ड है, तो इसको क्या लगाएंगे, 2 पेंटेन। तो वो बंद कहाँ कितने नंबर पे आता है, उस बंद की संख्या काउंट करके किस नंबर पे आ रहा है वो नंबर अपन आगे लगा देंगे। अदरवाइज़ आप नहीं भी गिनते और फिर पेंटेन ही लिखते हैं तो भी वो सही है, लेकिन पूर्ण रूप से उस संख्या के आधार पर ही वो सही गिना जाएगा बंद आपने कहाँ इस्तेमाल किया है। तो आपको इन वाली चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसी तरह आइन वाली भी होंगी, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आइन वाली चीज़ें और फंक्शनल ग्रुप को अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे। जब भी अपने आगे क्लास होगी उसमें आइन और नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे। Good morning students, once again we will again resume our history class, and first of all I would like to brief what content we had learnt. So it was about establishment of Mauryan dynasty. Before that it was ruled by Gananand of Nand dynasty. Then one major point was that people, all the subjects were suffering from the atrocities of the king, and also they were afraid by the Alexander's invasion, and due to all this reason Magad was in need of such a person that who can really take the subjects out of this trouble and difficulty. So you can see here Chandragupta Maurya emerged on the political empire of India. Then at the age of 25, by defeating Dhananand, who was the last ruler of Nanda dynasty, Chandragupta Maurya became the first emperor of Magad empire, and also he was the first person to establish a pan empire, Vrahat Bharat जिसने बनाया था. And then he defeated Seleucus Nictor, and again they came into alliance. He gave Seleucus 500 elephants, and he was married to Chandragupta Maurya, and he sent Megasthenes as one of his ambassadors from Greece. So this was about a brief about Chandragupta Maurya. Then we moved on to Bindusar, and yesterday as you can see here the word is underlined, that is anthology, and I'll explain the word anthology. Again some students asked me to repeat it. So anthology basically is a book of Sanskrit. Actually anthology is a collection of poems and certain
articles that are written by contemporary poets and writers. So one of the book is written Divyadan, as you can see, it's a Sanskrit anthology, and from where we came to know that in the reign of Bindusar there were two revolts, and to just demolish that revolts, to crush that revolts, Ashok was sent to Takshashila along with Shushim. Again talking about Shushim, Shushim was also as powerful as Ashok. But why Ashok was better than Shushim? Because Ashok was fully trained with all the tactics of administrative and political you can say traits. तो उसके अंदर जन्मजात कुछ गुण अलग से थे. And also he impressed his subjects very efficiently. So here at the last you can see there were two different ambassadors also. One from Egypt, you can see here from Egyptian ambassador, and second one was from Greece. So to this ambassadors visited in Bindusar, and after Bindusar's death, now today's topic we start with Ashoka. Why it is important to learn Ashok? Because even today our national emblem we see, that is Ashok Stamp, is also named after him. Many rock addicts still to you can say in Sarnath at present there are many rock addicts which are still now untranslated by the geologist. All the historians are unable to even today understand that Brahmi Lipi. So there are many secrets still to reveal from that rock edicts. But again, what up to now had been unlocked, we can see is a part of history. So we start with Ashoka, starting from 273 BCE to 232. You can see that a long period of his ruling was established. According to Jain hearsay, well, all these whatever facts we are learning about Ashok, they are all known from Jain hearsay का मतलब बोलते हैं जैन ग्रंथ या जैन की जो ग्रंथावली में जो बातें कही गई है. All these epic books are the witness of this Ashoka. Ashok occupied Magadh's rule against the wish of Bindusar. You can see here, Ashoka Bindusar की इच्छा के विरुद्ध राजा बना था. As previously we talked about Shushim, because Shushim was favorite of Bindusar and he wished that he should be enthroned, Shushim should be enthroned on the throne of Magad. So from Masaki and Gujar records discovered from southern India, his name is found to be Ashoka. In records now, from here we will learn about the various titles and name with which Ashok has been adorned. किन नाम से उसको अलग अलग नाम दिए गए थे. पहले के ज़माने में अलग अलग नाम दिए जाते थे राजाओं को, और ये नाम दिए जाते थे उनके ऑन द बेसिस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द वर्क ही यूज्ड टू डू. कोई कैसा काम करता था, कभी कोई प्रजा देती थी, कभी कोई दूसरे राजा देते थे. इन तरीके से Ashoka had been adorned with the titles such as Devman Priya and Devman Priyadarshi. These were the two favorite names. And now we move on to his married life. He was married with the princess of Vidisha, who gave birth to Ashoka's daughter Sangamitra and his son Mahendra. Mahendra, and later on what Mahendra did was he propagated the religion, Buddhism up to Sri Lanka. He was the person. Okay. Now Queen Kaurani is mentioned in the records inscribed by Ashoka. Now this was the first paragraph in which we came to know about certain facts. First, Ashoka's titles such as Devman Priya and Devman Priyadarshi. Then he was married to Princess of Vidisha, daughter's name Sangamitra and his son's name Mahendra. Now we move on to how gradually, step by step, he is known as a great king and which were the evidence of his greatness. After 7 years of his coronation. Now see, coronation क्या होता है इसका मीनिंग मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है.
ऑफिशियल सेरेमनी इन विच somebody is made king or queen. एक आधिकारिक सेरेमनी समारोह जिसके अंदर राजा या रानी को राजगद्दी पे बैठाया जाता है. दिस इज नोन एज कोरोनेशन. Ashoka included various regions of Kashmir and Khotan in his empire. Previously, Chandragupta Maurya and Bindusar had expanded up to Kashmir, but then also some were remaining. During his reign, apart from Tamil region, entire India. In previous lesson we had done that Bindusar had started the campaign in the southern India, but not whole of the southern India he could capture. Some parts of Maharashtra and Telangana he had captured, but now talking about Ashoka, except Tamil, entire India and large part of Afghanistan was included in Mauryan kingdom. जब हम ये पढ़ते हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य था, listening to these words is a bit easy, but just imagine that present India, उसकी जो बाउंड्रीज है उससे भी बाहर जाकर के अब तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सिंध प्रांत, बलूचिस्तान, देन इंडिया, देन नेबरिंग स्टेट्स जितने भी है वो सारे भारत के भाग थे. जो बांग्लादेश है, बर्मा है, ये सारे भारत के भाग थे. वहाँ तक अपना एम्पायर रखना एंड टू मेंटेन इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट बिग जॉब. हमको एक लाइन में ऐसा दिख सकते हैं वाज अ पार्ट ऑफ मौर्यन किंगडम, बट एट दैट टाइम वी डोंट नो एंशिएंट इंडिया. और उस समय इतने बड़े किंगडम को कैसे मेंटेन करते थे वो. तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा. ऑन द basis of Hathigamba records, the records it is estimated that time Nand Raj was the ruler of Kalinga, a very big, massive. जब वो expansion कर रहा था अपना kingdom का, at that time there was a very big, fierce battle. और why this battle is remembered? Because from this point it was the landmark of Ashoka's life. इस युद्ध के बाद जब उसने उस युद्ध को देखा मतलब in ancient time the battles were fought with certain rules and regulations. कि सूर्योदय होता था with the blowing of horn, शंख बजने से युद्ध शुरू होता था. At the time of sunset again that horn was blown, शंख बजता था और युद्ध खत्म हो जाता था. And what used to happen that both the sides, the injured soldiers or the killed ones, were again brought to their respective campaigns. तो अपने अपने खेमों में उनको लिया करते थे. It makes a sense that उस समय में लोग एक दूसरे की इज्जत करते थे, भले वो दुश्मनी क्यों ना होता था. So when after a day's battle ended and when he just came out for a walk and what he saw in Kalinga, he was astonished. He was taken away. वो स्तब्ध रह गया कि when he saw that rivers of blood were flowing through the battlefield. खून की नदियाँ बह रही थी. Can you imagine blood flowing in a form of a river? कई किसी के हाथ कटे हुए, wounded, dead bodies see, vultures and crows wandering around these bodies. और ये सब देखते देखते he just transformed. वो अंदर ही अंदर बदल गया कि ये सब किस लिए, अपना साम्राज्य बड़ा करने के लिए. This is the only reason why I am doing this. I am fighting these battles. So this mass killing, बड़े पैमाने पे जो ये हत्याएं हुई, distressed अशोका, अशोक जो था वो इससे इतना विचलित. So just imagine what would have been the scenario of the battlefield. The mass killing. कि अशोका ऐसे ही राजा नहीं बना था. Before that he was crown prince. And at that time also he had crushed the revolt in Takshila. Also he was a big administrator of 5 provinces. तो उसको ये सब युद्ध में जाने की आदत थी. And he was also a brave person. तो अचानक उसका दिमाग कैसे डिस्ट्रेस, ऐसा निराश कैसे हो गया खून की नदियां देख करके, उस कलिंग के युद्ध को देख करके. Because the war of Kalinga was not fought for the expansion of the dynasty on the side of Ashoka, but from Kalinga's side, it was fought to save their pride. अपना अभिमान बचाने के लिए वो युद्ध लड़ा गया था.
So what he saw that there were small kids, small girls, women who had sacrificed themselves for Kalinga. All this, when he saw all these things, he was very distressed. और उसने कसम खा ली, vowed never to touch weapons again. कि अब जिंदगी में कभी हथियार नहीं. Dauli or Toshali was made the capital of Kalinga under Magad kingdom. After the, it was definite that after flowing such of bloodshed, definitely they lost the battle of Kalinga and it was part of Magad kingdom. But at that time, what happened? When he was looking at the battlefield of Kalinga and all these things, at that time, two Buddhist monks, दो बुद्ध सन्यासी वहां से निकले थे. और उनका क्या हुआ था, जब आपने सुना होगा बुद्धम शरणम गच्छामि, दिस वाज अ चैंट दैट दे यूज्ड टू चैंट ऑफ ऑल द बुद्धिस्ट. और उस समय जब अशोका ने ये सुना, एंड कौन मॉन्क था, देखिए यहाँ पे नाम उसका है, हिज नेम इज उपगुप्त. ही वाज द पर्सन जिसने अशोक को इन्फ्लुएंस किया. यू कैन से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ श्रमण, निरुक्त एंड उपगुप्त, बट ही वाज द मेन, ये मैंने लिखा मेन मॉन्क वाज उपगुप्त, जिसका प्रभाव, क्योंकि कभी क्या होता है, ये बुद्ध जो सन्यासी होते हैं ये 4-5 के झुंड में चलते हैं, ये 4-5, लेकिन प्रभाव जिस उपगुप्त से बात हुई थी उससे हुआ था. अशोका वाज इनिशिएटेड टू बुद्धिज्म, तो वो धीरे धीरे बुद्धिज्म की तरफ आगे बढ़ा एंड एडॉप्टेड धम्म घोष इंस्टेड ऑफ भेरी घोष. These are the two wings of Buddhism. According to Kalhan's Raj Tarangini, now it's very important to remember the name. The name of book is Raj Tarangini and it was composed by Kalhan. This one question is asked previously in board examination. Now next, Ashoka was a worshipper of Shiva before adopting Buddhism. You have to remember this. He used to worship Shiva, but after he initiated toward Buddhism, then he became a god. Later he became the disciple of Mowgli Putra Stisa for his entire life. This is one of the follower, एक प्रकार की उप शाखा है, जैसे जैन में होते हैं, हिंदू धर्म में होते हैं, वैष्णव और शैव होते हैं, इसी तरह से उनकी एक शाखा थी, उसके वर्शिपर बन गए. और वो in the adjacent hills, Ashoka built 4 caves for the settlement of his dependent, namely Sudama, Chapad, Vishwajopri and Karna. ये उन्होंने अपनी उस समय स्तूप जैसे बनवाए थे, झोपड़ी जैसे बनवाए थे उनकी पहाड़ियों के अंदर. He performed religious travel to Bodh Gaya in the 10th year of his coronation and to Lumbini, जिसका नाम है कपिलवस्तु, in the 20th year of his coronation. Coronation मैंने बता दिया था, the ceremony in which a person is made king or queen. उसके बाद में 10 साल में पहले उन्होंने फर्स्ट यात्रा की बोध गया की और सेकंड करी उन्होंने लुम्बिनी की. अब ये जो आपको याद करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज नोन फ्रॉम रुमंदई, ये आपको याद रखना है, ये रिकॉर्ड ये रखो. इफ यू कैन सी द, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं. ये नोन फ्रॉम रुमंदई, ये रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में आ चुका है पहले. सो it is known from Rumanday records that Ashoka had reduced the rate of tax from 1/6 to 1/8. ये उन्होंने टैक्स रिडक्शन कर दिया था. और ये क्या है, देखिए, चोला, चेरा, पांड्या एंड केरला हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द 4 नेबरिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स एज पर द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका. दक्षिण भारत के ये भाग थे जो एक छोटे छोटे राज्यों के रूप में इंडिपेंडेंट थे. इन अ माइनर रॉक एडिक्ट, देखिए रॉक एडिक्ट, ये जो वर्ड है रॉक एडिक्ट, इसको बोलते हैं शिलालेख. जो भी पहले प्राचीन जमाने में इतिहास का कोई भी एक इंस्टेंस, घटना या लैंडमार्क लिखा जाता था तो वो पत्थरों पे अंकित होते थे. So it was known as rock edicts. Associated with his coronation, Ashoka has described himself as बुद्ध शाक्य. ये इसका एक नेक्स्ट नेम है, अलग नाम है. तो ये जैन धर्म अपनाने के बाद नाम मिला है. बिफोर दैट ही वाज नोन एज देवमंत्री एंड देवमन प्रियदर्शी. एंड आफ्टर इनिशिएशन ऑफ बिकमिंग डिसिपल ऑफ बुद्धिज्म ही वाज नोन एज बुद्ध शाक्य. So this was about Ashoka. Tomorrow we will start with Dhamm.
one of the very important topics of history, not in the perspective of exam, but also for your knowledge. Dham is one of the very important topics to learn. So kal hum our next class mein we will start with Dham. So till then, again, try to read Ashoka topic again and again, and whatever problems you have, message me. Okay, thank you.